हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम कुछ सोशल मीडिया चैनल की बात करते हैं, जिसमें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है, जहां पे आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप फेसबुक पे अगर हमको फॉलो करते हैं तो वहाँ पे हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले एवरीडे क्विज़ और आपको कुछ PDF वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इंस्टाग्राम चैनल। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको डेली अपडेट सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन में आज हम SSC CSHL के 2 जुलाई 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। कौन सा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स का। आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पहले आप उसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे हो उसके बाद ही आप इसको देखें। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देयर वेर नॉट इनफ tinsmiths इन वियना टू डैश द लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। तो सबसे पहले इस फिलर के लिए जरूरी होता है कि आपको हर वर्ड की मीनिंग आनी क्या है, जरूरी है। जैसे कि अगर पहला ऑप्शन हम देखें, ये है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी एक्शन को अंजाम देना, किसी काम को करना। कंपोज स्पेशली हम सॉन्ग के लिए यूज करते हैं। सॉन्ग को जब कोई सिंगर बनाता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ए सॉन्ग। अकम्प्लिश मतलब होता है किसी वादे को पूरा करना या किसी काम को अचीव करना। और हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर की, तो मैन्युफैक्चर का मतलब होता है निर्माण करना। क्या होता है? निर्माण करना, टू डेवलप। टू डेवलप। तो यहाँ पे ऑप्शन जब हम देखते हैं तो फिर पता चलता है देयर वेर नॉट इनफ tinsmiths इन वियना टू डैश द लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे हम? मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या करेंगे? मैन्युफैक्चराइजेशन करेंगे। इसीलिए कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली 4th नंबर ऑप्शन मैन्युफैक्चर क्या होगा इसके लिए सही होगा। टू मैन्युफैक्चर द लैंटर्न्स फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। स्ट्रीट लाइटिंग को बनाने के लिए वहाँ पे अवेलेबल tinsmith यहाँ वियना में अवेलेबल नहीं थे। यानी कि हमारा 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा? 4th नंबर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ये हमारा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? इम्प्रूवमेंट का। द बॉयज वेयर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। द बॉयज वेयर डिलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा एट एन आइडिया ऑफ नो इम्प्रूवमेंट ऑन एन आइडिया ऑफ। आपको पता होना चाहिए, आप शॉक या फिर सरप्राइज, लाफ, डिलाइट, इन सभी के साथ हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन का। जिस तरह के यहाँ पे देख रहे हैं डिलाइटेड है, क्या है? डिलाइटेड है। तो इसके लिए हमको एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा यूज करना पड़ेगा। मैंने बोला कि शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया, लाफ हो गया, उसके बाद आपका डिलाइट हो गया। इन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं? एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो ये करेक्ट सेंटेंस होगा, द बॉयज वेयर डिलाइटेड एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा। यानी कि एट द आइडिया ऑफ, ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा इस इम्प्रूवमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। इसीलिए 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है 1 नंबर क्या होगा? सही होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसको पढ़ते हैं पहले। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव स्टार्टेड टू टेक डैश ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। कॉग्निजेंस मतलब होता है शुद्ध बोध। क्या होता है? शुद्ध बोध। कॉग्निजेंस मतलब होता है पेइंग अटेंशन, मतलब ये कहते हो अटेंशन पे करना। परसेप्शन मतलब होता है अवधारणा। हैव ए कंसेप्शन को क्या बोलते हैं? परसेप्शन। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान। अटेंशन मतलब क्या होता है?
ध्यान देना। तो यहाँ पे कॉग्निजेंस और अटेंशन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। अटेंशन मतलब भी होता है पे हीड, और आपका कॉग्निजेंस मतलब भी होता है हैव ए पे हीड। लेकिन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो, अगर किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम अटेंशन पे करते हैं, तो उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कॉग्निजेंस। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कॉग्निजेंस। यानी कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अटेंशन पे करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वो वर्ड कौन सा? कॉग्निजेंस। इसीलिए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? 1 नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है? कॉमन एरर का है। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ऑन September 11, 2001 टू हाईजैक्ड एयरक्राफ्ट। टू ये क्या है? ये आपका डिटरमाइनर है, हाईजैक्ड आपका एडजेक्टिव है, और डिटरमाइनर आपका प्लूरल है, तो एयरक्राफ्ट भी क्या है? प्लूरल है। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। क्रैश टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। आप यहाँ पे देखो, जो क्रैश्ड है ना, ये क्रैश्ड है ना, कनेक्ट टू। आप यहाँ पे थोड़ा सा समझो, टू और इनटू का डिफरेंस समझना आपके लिए क्या है? जरूरी है। टू और इनटू का, जब हम किसी भी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, अगर किसी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं, हम क्या यूज करते हैं? टू। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू पटना, क्योंकि हम पटना की ओर बढ़ रहे थे तो हम यहाँ क्या यूज किए? टू यूज किए। लेकिन अगर हम बढ़ेंगे बट विथ मोशन, अगर बढ़ेंगे विथ मोशन, अगर बढ़ेंगे तो इसको टू नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? इनटू लिखेंगे। याद रखिएगा आप, इनटू का मतलब होता है टू रीचिंग ए डेस्टिनेशन विथ मोशन। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे मोशन के साथ जाते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनटू। आपको पता है एयरक्राफ्ट जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश हुआ होगा तो वो मोशन में होगा, इसीलिए क्रैश इनटू होगा, ना कि क्रैश टू होगा। या तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रैश्ड इनटू। तो आप देखते हैं क्रैश्ड इनटू, एक क्रैश वर्ड किस में है? 4th नंबर में है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 4th नंबर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा ऑप्शन रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो कड़ी, CUR, कड़ी, कड़ी जो खाने वाला कड़ी, उसको कड़ी कहते हैं। कर्स मतलब होता है पाप, CURC, ये सही है। कर्सर, कर्सर, तो कर्सर जो होता है ना, CURSOR होता है, कर्सर। ये कुरियस, ये वर्ड सही लिखा हुआ है। तो इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा हुआ? कर्सर। कर्सर आप जानते भी हो, इसको क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ हमारा 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा कौन सा है? सेंटेंस अरेंजमेंट है। सेंटेंस अरेंजमेंट, तो चलिए सेंटेंस अरेंजमेंट मैंने आपको हमेशा बताया है, इसके लिए प्रोनाउन सबसे हेल्पफुल होता है। प्रोनाउन कभी भी फर्स्ट में नहीं आना चाहिए, प्रोनाउन के पहले नाउन का आना जरूरी है। हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। वन फाइन मॉर्निंग ए हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग। टू गो हंटिंग, तो चलिए ये सेंटेंस तो फर्स्ट हो सकता है। सेकंड वाले में ही पुल्ड, हु ही बोले तो हंटर, ही बोले तो हंटर, इसका मतलब बी नंबर फर्स्ट में नहीं हो सकता है। चलिए बी फर्स्ट में खत्म हो गया। एज ही डिड, फिर से ही आ गया, यानी कि सी नंबर भी फर्स्ट में नहीं हो सकता है। बिफोर डिपार्टिंग, अब बिफोर डिपार्टिंग है, इसके बिफोर से पहले भी तो कुछ करना पड़ेगा, इसका मतलब डी भी लास्ट में नहीं हो सकता है। आपने देखा मैंने कैसे बी सी डी को फर्स्ट में नहीं होने की कैटेगरी से बाहर कर दिया। मैंने बोला है कभी भी प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस हम स्टार्ट नहीं करते हैं, प्रोनाउन के पहले एक नाउन का होना क्या होता है? जरूरी। आप देख पा रहे हो बी वाले पार्ट में प्रोनाउन आ गया है तो ये भी नहीं होगा। सी वाले पार्ट में भी ही प्रोनाउन आ गया है तो ये भी नहीं होगा। डी वाले पार्ट में बिफोर है, इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई एक्शन है, तो इसका मतलब ए हमारा क्या होगा? फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि ए हमारा क्या होगा? फर्स्ट सेंटेंस होगा। तो अब हमारा 3 और 4 बचा हुआ है। अब 3 और 4 में देखते हैं कौन सा होगा। वन फाइन मॉर्निंग, एक सुंदर सुबह, एक हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग। ठीक, बिफोर डिपार्टिंग, अब डिपार्ट मतलब होता है जाना,
डिपार्ट मतलब होता है उस प्लेस को छोड़ के आगे बढ़ना। तो बिफोर डिपार्टिंग, जाने से पहले, लेकिन इसमें जाने की बात हो रही थी और यहाँ पे कह रहा है बिफोर डिपार्टिंग। इसका मतलब एक के बाद क्या होगा, डी होगा। एक के बाद क्या होगा, डी, क्योंकि ए और डी क्या बना रहे हैं, एक कनेक्शन बना रहे हैं। तो ए और डी हमेशा क्या आएगा, साथ में आएगा, और ए डी साथ में हमेशा सिर्फ 3 में आ रहा है, इससे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 3 होगा। अब सेंटेंस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं पहले। वन फाइन मॉर्निंग ए हंटर वॉज गेटिंग रेडी टू गो हंटिंग, बिफोर डिपार्टिंग he went to see his little baby who was sleeping in a crib। उसके बाद क्या है, he pulled the blanket over the sleeping child। उसने क्या किया, वो जो बच्चा सो रहा था उसके ऊपर पे जो ब्लैंकेट था उसको उन्होंने क्या किया, खींचा। as he did so he thought the blanket was not warm enough। उसने ऐसा जब उसने खींचा तो उसको ऐसा पता चला कि वो ब्लैंकेट पर्याप्त गर्म नहीं था। यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हमारा कौन सा हो रहा है, ए डी बी सी। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हुआ, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। फिर से हमारा कौन सा है, नो इम्प्रूवमेंट है। कौन सा है, नो इम्प्रूवमेंट। ही ट्राइड टू प्रिवेंट। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये जो प्रिवेंट एक वर्ड है ना, प्रिवेंट प्लस फ्रॉम प्लस V4 होता है। प्रिवेंट प्लस फ्रॉम प्लस V4 होता है, ठीक ना। तो ही ट्राइड टू प्रिवेंट हिज फ्रेंड फ्रॉम स्मोकिंग होगा। क्या होगा, फ्रॉम स्मोकिंग। आपने देखा प्रिवेंट कैसा हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। उसके बाद जो भी वर्ब आने वाला होगा उसके लिए क्या पर हम यूज करेंगे, जिरंड यूज करेंगे, यानी कि वर्ब प्लस ING यूज करेंगे, यूज करेंगे। आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन में ये चीज़ें मिल रही है जो हमने आपको यहाँ पे बताया। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड नंबर होगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है एंटोनिम। कौन सा वर्ड है, एंटोनिम। एंटोनिम के लिए चारों वर्ड की मीनिंग जानना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। जियोपार्डाइज मतलब होता है खतरे में डालना। क्या डालता होता है, खतरे में डालना। ठीक। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षा करना। इम्पेरियल मतलब होता है खतरे में डालना। इम्पेरियल मतलब होता है खतरा। थ्रेटन मतलब होता है डराना। हेजार्ड मतलब भी होता है खतरा। ठीक, तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हमारे गिवन वर्ड का मीनिंग जो होता है अपोजिट है एक के क्या है, अपोजिट है। एक में है सुरक्षा करना, एक में है खतरनाक होना। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा गिवन वर्ड का क्या है, एंटोनिम है। तो गिवन हमारा आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे मीनिंग देख सकते हैं। पुट समवन और समथिंग इनटू ए सिचुएशन इन विच देयर इज ए डेंजर, लॉस, हार्म और फेलियर। आप देख पा रहे हो जियोपार्डाइज का मतलब होता है डेंजर, हार्म, लॉस। प्रोटेक्ट मतलब होता है टू कीप समवन सेफ। इम्पेरियल मतलब पुट एट रिस्क। आप यहाँ देखो रिस्क एक वर्ड है। थ्रेटन मतलब काउज समवन टू बी वल्नरेबल और एट रिस्क और इन डेंजर। हैजार्ड मतलब ये क्या होता है, डेंजर, रिस्क। तो आपने देखा कि हमारे गिवन वर्ड का जो इंटोनिम था वो फर्स्ट नंबर था, जो क्या था, प्रोटेक्ट। आगे भी जो क्वेश्चन है वो हमारा सिनोनिम है। वो क्या है, एक सिनोनिम है। करंट मतलब होता है वर्तमान। करंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। करंट मतलब क्या होता है, वर्तमान। और प्रेजेंट मतलब भी क्या होता है, वर्तमान। ओल्ड मतलब पुराना होता है। एंटीक्यूटेड मतलब भी पुराना होता है। अनकॉमन मतलब असाधारण होता है। तो आप ये देख पा रहे हो कि गिवन वर्ड का जो मीनिंग है वर्तमान, वो हमारे फर्स्ट नंबर ऑप्शन से मैच कर रहा है, यानी कि एक दूसरे का ये क्या है, सिनोनिम है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे आप देख भी पा रहे हो इसकी मीनिंग दी गई है। करंट मतलब बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर प्लेस। ओल्ड मतलब हैविंग लिव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, नो लॉन्गर यंग। एंटिक्विटेड मतलब ओल्ड फैशन, पुराना। अनकॉमन मतलब ओल्ड फैशन और आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब होता है पुराना। ऑब्सोलीट मतलब होता है पुराना। आर्चेइक मतलब होता है पुराना। तो पुराने के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो चलिए, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारे गिवन वर्ड करंट का क्या था, सिनोनिम था।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इम्पॉसिबल और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ें डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, जिसको समझने में बहुत प्रॉब्लम हो, उसका क्या होते हैं मीनिंग, उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। इनऑडिएबल मतलब होता है जिसे सुना नहीं जा सके, दैट विच कैन नॉट बी हियर्ड, दैट कैन नॉट बी हियर्ड। इनकॉम्पिटिबल मतलब होता है जो योग्य नहीं हो, जो कॉम्पिटिबल नहीं हो, जो सुटेबल नहीं हो। इनविटेबल मतलब होता है जिसे टाला नहीं जा सके, दैट विच कैन नॉट बी इवेटेड, विच कैन नॉट बी इवेटेड, जिसको टाला नहीं जा सके उसको क्या बोलते हैं, इनविटेबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। यानी कि फोर्थ नंबर ऑप्शन जो होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड का क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो फोर्थ नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमारा फिर से आता है कौन, सिनोनिम। इधर अधर मतलब होता है कंप्लाई, यानी कि कंप्लाई विद द लॉ, ठीक, गोइंग विद द लॉ। अगर somebody follows something it will be called adhere, ठीक। डिटैच मतलब होता है अलग करना, इग्नोर मतलब होता है इनकार करना, रिलीज मतलब है छोड़ना, कॉम्प्लाई मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो करना, और अधर मतलब भी क्या होता है, फॉलो करना। तो इसीलिए फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, सिनोनिम होगा, ठीक। और अगर आपको अभी तक ये सेशन अच्छा लगा है आप इसको लाइक कीजिए, उसके बाद क्या किए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसकी मीनिंग दी गई है, फॉलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉलो। आप देख पा रहे हो कंप्लाई में भी क्या लिखा है, अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस मतलब होता है फॉलो, क्या होता है, फॉलो। तो यानी कि फर्स्ट जो गिवन वर्ड है उसकी सिनोनिम कौन सा हमारा वर्ड है, फोर्थ नंबर वर्ड है, इसीलिए हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब हम आगे देखते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा इडियम्स एंड फ्रेज है। क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज है। बाइट योर टंग, इडियम्स एंड फ्रेज के लिए हमेशा आपको इंटरनल मीनिंग आनी क्या है, जरूरी है। बाइट योर टंग मतलब होता है स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग। टंग मतलब जीभ होता है, आपकी जीभ से आपकी आवाज़ निकलती है और आप अपनी आवाज़ से बोलते हो। जब बाइट योर टंग होता है मतलब कहने का मतलब ये होता है अपने टंग को काटना, मतलब आप जो आवाज़ निकाल रहे थे उसको रोकने की कोशिश करना। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग, यानी कि इसके जो इंटरनल मीनिंग है वो थर्ड नंबर ऑप्शन से क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब थर्ड नंबर ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात है एंटोनीम की, बात किसकी है, एंटोनीम की। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट मतलब होता है इलॉजिकल, इलॉजिकल जो चीज़ें तार्किक नहीं है उसको हम बोलते हैं इनऑर्डिनेट। एक्सोर्बिटेंट मतलब होता है अधिकता, अनड्यू मतलब होता है रिमेनिंग, एक्सट्रीम मतलब होता है अधिकता या फिर बहुत ही बड़ा, रीजनेबल मतलब होता है तार्किक, क्या होता है, तार्किक, और इनऑर्डिनेट मतलब होता है अनरीजनेबल, इनऑर्डिनेट मतलब होता है अनरीजनेबल। अनरीजनेबल इसका मतलब गिवन वर्ड और थर्ड नंबर एक दूसरे का क्या है, एंटोनीम है, एक दूसरे का क्या है, एंटोनीम है। इसीलिए हमारा थर्ड नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिसप्रोपोर्शनली, डिसप्रोपोर्शनली एक्सेसिव, ठीक। एक्सोर्बिटेंट मतलब क्या होता है, अनरीजनेबली हाई, अनड्यू मतलब बिकेम एक्सेसिव, रीजनेबल मतलब क्या होता है, जजमेंट, हैविंग साउंड जजमेंट, फेयर एंड सेंसिबल, लॉजिकल आप इसको कह सकते हो। तो फर्स्ट नंबर यानी कि गिवन वर्ड और थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, एक दूसरे का एंटोनीम है, इसीलिए थर्ड नंबर हमारा इसका क्या है, सही आंसर है। अब हम आते हैं किस पे, ये हमारा फिर से क्या आ गया, एक फिर से क्या आ गया, एरेंजमेंट आ गया। तो देखते हैं, इन द ओपनिंग सीन, इन द ओपनिंग सीन द यंग बॉय पिप मीट्स। चलिए ये सेंटेंस हमारा इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा है तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। ग्रेट एक्सपेक्टेशन सन्स इज ए नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज ए नोवेल बाय चार्ल्स डिकेंस। यानी कि ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है ना, ये एक नोवेल है किसके द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। द नोवेल इज सेट इन कैंट एंड लंदन इन द अर्ली 19th सेंचुरी। यानी कि बी के बाद सी आएगा। क्यों, कहना ये चाह रहा है कि ये जो नोवेल है चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, और ये जो नोवेल है ये कहाँ की कहानी है, ये लंदन की कहानी है, यानी कि लंदन में सेट किया गया है। इसका ताल्लुकात कहाँ से है, लंदन से है। इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड पिप।
अब देखो यहाँ पे पिप की बातें हो रही है और यहाँ पे भी पिप की बातें हो रही है। तो सबसे पहले ये होगी कि इस नॉवेल के ओपनिंग सीन में द यंग बॉय पिप मीट्स एन एस्केप्ड कन्विक्ट इन ए ग्रेवयार्ड। कैसे कहने का मतलब ये है कि इस नॉवेल के सबसे शुरुआती सीन में एक यंग बॉय पिप जो है मिलता है किससे, एक एस्केप्ड कन्विक्ट से, एक फरार दोषी से। कहाँ पे, ग्रेवयार्ड में, एक कब्रिस्तान में। यानी कि BC के बाद हमको A रखना पड़ेगा और उसके बाद हमारा बचता है D, यानी कि BCAD हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि BCDA सॉरी, क्या होगा, BCDA होगा। इट डिपिक्ट्स द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्फनेज नेम्ड पिप। इन द ओपनिंग सीन द सन पिप meets an escaped convict in the BCDA। इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इन ए ग्रेवयार्ड। अब हम लोग के सामने है क्लोज टेस्ट, इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ट्रेड ऑन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वॉज डैश टू स्टैंड हिल। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्टैंड हिल है ना, ये एक फ्रेज है, ब्राउट टू एन स्टैंड हिल। थोड़ा मैं इरेजर ले लूं। ब्राउट टू ए स्टैंड हिल, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ें कंप्लीट रूप से बंद कर देना या फिर किसी को स्थगित कर देना। यानी कि आप ये कह सकते हो किसी को इनएक्टिव कर देना। अगर कोई चीज़ इनएक्टिव होती है उसको हम बोलते हैं ब्राउट टू एन स्टैंड हिल ऑन ऑटम डे। कहने का मतलब ये है कि वसंत ऋतु में जो है ना, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, वो पूरी तरह से क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है। ठीक, इनएक्टिव हो गया था, वॉज ब्राउट टू स्टैंड हिल। तो 1991 में ऐसा हुआ था। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ब्राउट। ये ब्राउट टू एन स्टैंड हिल फ्रेज है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ब्राउट टू एन स्टैंड हिल, जिसका मतलब होता है कोई एक्टिविटी को पूरी तरह से रोक देना। यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 1 नंबर। हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमारा आता है स्टैंड हिल इन डैश 1994। याद रखिएगा, हमेशा ईयर के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ट्रेड ऑन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्ड ब्राउट टू एन स्टैंड हिल ऑन एन ऑटम डे इन 1994। यानी कि सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 2 नंबर, और वो क्या होगा, इन होगा। ठीक, थर्ड नंबर में ये है द कल्प्रिट फॉर द आउटेज डैश इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ पास्ट में चल रही है, सब चीज़ किस में चल रही है, पास्ट में चल रही है। तो यहाँ पे ये भी सेंटेंस, ये भी यहाँ पे भी जो हमको वर्ब फिल करना है वो भी क्या करना है, पास्ट में फिल करना है। और आप देख पा रहे हो एक कल्प्रिट जो सब्जेक्ट हमारा है, द कल्प्रिट, ये क्या है, सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर होने के कारण हमको वर्ब भी कैसे यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर। वो सिंगुलर होना चाहिए, साथ ही पास्ट होना चाहिए, और ऐसा हमारे पास एक ही वर्ब है, वॉज। इसीलिए द कल्प्रिट फॉर द आउटेज वॉज ए स्क्विरल दैट हैड chewed थ्रू ए पावर लाइन नियर द कंप्यूटर सेंटर ऑफ द एक्सचेंज इन। अब एक्सचेंज में क्यों लगाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज स्टॉक की बात हो रही है, इसीलिए इसमें बिना किसी चीज को सोचे समझे एक्सचेंज हम लगा दें। एक्सचेंज इन ट्रिम्बुल, ये क्या लिखा हुआ है, क्वांटिकट, द शटडाउन विच लास्टेड फॉर। इसमें क्या होगा, विच क्या होगा, जब कभी किसी थिंग्स की बात करते हैं या फिर किसी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो उसके लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, विच होता है। और whom हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, what यूज करते हैं थिंग के लिए, who भी यूज करते हैं पर्सन के लिए। इसीलिए हमारा 19 का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 3 नंबर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब फिर से हमारा कौन सा है, इडियम्स है, टिट फॉर टैट मतलब होता है हिंदी में जैसे को तैसा।
टू डू हार्म एज डन टू यू, टू मेक समवन एंग्री, टू टेक एडवांटेज, टू रिवार्ड समबडी, टू डू हार्म एज डन टू यू, टू डू हार्म, तो किसी को वही दुख पहुंचाना जो उसने तुमको पहुंचाया है या फिर आपको पहुंचाया है। तो कहने का मतलब ये है कि टिट फॉर टैट का मतलब होता है डू द सेम थिंग एज यू हैव टेकन और ये यू हैव रिसीव्ड, आपने जैसा प्राप्त किया है वैसे ही किसी के साथ बिहेव करना को हम क्या बोलते हैं, टिट फॉर टैट। यानी कि इसका ऑप्शन वाला कौन सा होगा, 2 नंबर। अब फिर से हमारा आ गया है ग्रामेटिकल एरर। तो लिखा है बिलियनर फिलिप इज द ऑनर ऑफ द लग्जरी याच लियोनहार्ट विच वर्थ। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये हमारा नाउन है यानी कि एंटीसीडेंट है और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हम यूज करते हैं वर्ब, और वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर एंटीसीडेंट आपका सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो लग्जरी याच है ये सिंगुलर है, तो वर्थ की जगह पे क्या होगा, वर्थ से होगा। ठीक, आप देख पा रहे हो 4th नंबर ऑप्शन में ये वर्थ है, इसको अगर एस लगाएंगे तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब 4th नंबर हमारा क्या है, एरर कंटेनिंग पार्ट है। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक है क्या है, ये पैसिव वॉइस। ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस आप देख पा रहे हो एब्डिकेटेड वर्ब है। क्या है, एब्डिकेटेड वर्ब है। तो V2 कन्वर्ट होता है किसमें, वॉज या वेयर प्लस V3 में। तो आप देखो वॉज या वेयर किसमें है, इसमें वॉज है, इसमें वॉज है। एब्डिकेटेड एब्डिकेटेड यानी कि दोनों सेंटेंस में वॉज है, इसमें वॉज नहीं है, वेयर नहीं है, गलत। इसमें वॉज वेयर नहीं है, ये भी गलत। यानी कि फर्स्ट और फोर्थ में वॉज एब्डिकेटेड है, तो ये दोनों सही होने के चांसेस हैं। अब देखते हैं गलतियां क्या है इसमें। अगर ये भी बात ध्यान रखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे क्रिसेंथेमम, क्रिसेंथेमम हमारा क्या है, थ्रॉन, ये क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। तो 4th वाले ऑप्शन में ये क्या बन गया है, सब्जेक्ट। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 4th नंबर होगा। इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ए टाइप ऑफ डोम शेप्ड शेल्टर बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ सॉलिड स्नो। ये जो आपका बर्फ होता है, बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं, बर्फ से बने हुए घर को क्या कहते हैं, ऐसे रहते हैं ये घर। ठीक, इस वाले घर को क्या कहते हैं, बर्फ से घड़े हुए को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। विगवैम, एक अमेरिकन के द्वारा लगाए गए टेंट को क्या कहते हैं, विगवैम कहते हैं। हट मतलब झोपड़ी होता है, चेलेट मतलब भी झोपड़ी टाइप होता है। इग्लू मतलब होता है एक वैसी झोपड़ी जो बर्फ से बनाई गई हो, बर्फ के ईंटों जैसी टुकड़े से बनी कि अगर बना तो इसको बोलते हैं क्या, इग्लू। यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 3rd नंबर। अब फिर से हमारा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है। सेटिएट, SATIAT, सेटिएट सही है। सेशन, SCSS, सेशन भी सही है। सेटेलाइट गलत है, SETALLIT होता है सेटेलाइट। सेटल क्या है आपका सही, यानी कि इसका ऑप्शन आपका कौन सा होगा, 3rd नंबर आपका इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की बारी है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये आपका कौन सा है, ये आपका है नरेशन। ये क्या है आपका, नरेशन। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो हमेशा रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वो आस्क या इंक्वायरी में चेंज होता है। इसमें सारे के सारे रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक सब में सेम है, तो गलतियाँ सिर्फ किधर होगी, इधर होगी। इसका मतलब सबसे पहले तो हमारा टेंस पास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है, ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। तो मैंने हमें कल भी बताया कि जब कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते हैं तो उसमें वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाता है। असर्टिव कहने का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब आता है। आप देख पा रहे हो 4th नंबर में सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, ऑक्सिलरी वर्ब। इसका मतलब सभी रूल्स को 4th नंबर फॉलो करती है, इसीलिए 4th नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए इसके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये हमारा लिंक्डइन का सोशल मीडिया पेज है जहाँ पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारे द्वारा बहुत सारे अपडेट्स दी जाती है, आप इसको भी अवेल कर सकते हैं।
सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जिस चैनल पे हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे हमें फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अपने इसके साथ साथ अपने दोस्त को भी आप बताएं कि आप अक्षर एकेडमी 247 को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और इस वीडियो में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।